नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज का नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है राहुल गांधी की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने 11 बजे दिन में की थी और उसके बाद से वोट चोरी के ऊपर इस भयानक रूप से चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा, दो कंस्टिट्यूएंसीज की उन्होंने बात किया। एक कर्नाटक की अलंद कंस्टिट्यूएंसी, जहां पर उन्होंने कहा कि 6018 फेक वोटर्स वहां पर डिलीट किए गए, यानी कि जो वोट्स हैं उनको डिलीट किया गया, उनको गायब किया गया। और उन्होंने सबूत के तौर पर दो ऐसे लोगों को पेश किया जिनका मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया था, जिनके वोट्स भी डिलीट हुए, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था। इन दो लोगों का नाम था सूर्यकांत और बबीता चौधरी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऐसे चीजें सामने आई जहां पर 14 मिनट में 12 वोट्स डिलीट किए गए। उसी तरीके से नागराज नाम के एक व्यक्ति ने 2 एप्लीकेशंस फाइल की। 36 सेकंड में सुबह 4:07 पर 2 वोट्स डिलीट हो गए। यानी कि कुल मिलाकर एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कि ये डिलीशन का काम कर रहा है, इस चीज को लेकर राहुल गांधी ने बोला। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने फिर बताई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जो सीआईडी है उसने 18 महीनों में 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिखी, केंद्रीय चुनाव आयोग को, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला। उस चिट्ठी में लगातार 3 चीजों की मांग की जा रही थी चुनाव आयोग से। आप हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दें, आप हमें डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट के डिटेल्स दे दें और ओटीपी ट्रेल्स दे दें। ये तीनों चीज ऐसी थी कि अगर वो चीज कर्नाटक सीआईडी के हाथ लगती तो ये पूरा गिरोह का पर्दाफाश हो जाता, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं ऐसा किया। और अब राहुल गांधी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी हैं, वो एक ऐसे ही गिरोह या सिंडिकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के राजूरा कंस्टिट्यूएंसी का भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, जिसमें कि 6850 वोटर्स को डिलीट नहीं बल्कि ऐड किया गया था। मोडस ऑपरेंडी वही थी। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल भी किया कि भाई आप चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके के सबूत ला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो बोलता नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम है क्रिमिनलिटी स्टैब्लिश करना, वो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने के नाते मैं ये काम कर रहा हूं। अब आज के जो दावे हैं राहुल गांधी के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओटीपी ट्रेल्स, जैसे कि डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, एक सिंडिकेट जो कि ये काम कर रहा है, एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर का जिक्र किया। तो मैंने सोचा कि आज एक टेक्निकल एक्सपर्ट से इस पर बात की जाए, और इस समय हमारे साथ माधव अरविंद देश पांडे हैं, जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। माधव अरविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन फेडरल देश। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ही आपसे बात करूंगी कि जो जिन चीजों का जिक्र किया, कर्नाटक सीआईडी ने 3 चीजों की मांग की थी कि डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स का डिटेल मांगा था, वो डिटेल नहीं दिया चुनाव आयोग ने। क्या ये 3 ऐसे बिंदु थे कि अगर वो कर्नाटक की सीआईडी के हाथ लगते तो शायद एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता था? एक शब्द में कहूँ तो बिल्कुल एकदम सही। क्योंकि इंटरनेट पे या वेब कम्युनिकेशन में जो कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाती है, उसका पूरा ट्रेस रहता है, और वो कहाँ से आई, कहाँ से गई, ये सब जो है वो उसका रिकॉर्ड रहता है। स्पेशली जहाँ सर्वर्स का सवाल होता है, जिसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रही है, जैसे कि अपने इलेक्शन कमीशन का जो सर्वर है जिसमें जो सेंसिटिव डेटा है, उनमें ये सब रिकॉर्ड हमेशा रहता है, उसको लॉग कहते हैं। और उसमें जो अहम कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अपने काम की जो चीज़ें हैं उसमें ये अगर कुछ मैसेज आया या कुछ रिक्वेस्ट आई कहीं से भी, तो वो कहाँ से आई, और वो जो इसमें जो कहाँ से है उसमें जिसको आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में यूनिक होता है, वो एड्रेस दोबारा कहीं होगा नहीं दुनिया में। तो उससे पता चलता है कि समझो अभी मैं पूना में बैठा हूँ, आपको मैंने कुछ भेजा, तो आपको अगर आपने वो इंटरनेट आईपी एड्रेस मांगा और आपको मिला वो, तो आपको ये पता चलेगा कि पूना के इस एरिया से मुझे ये रिक्वेस्ट आई है। तो ज्योग्राफिकल, जिसको हम भौगोलिक उसका कहाँ है वो पता कर सकते हैं, ये होता है। और पुलिस जो अनगिनत
फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पैसों का जो फ्रॉड रहता है, लोग लूटे जाते हैं, वो सब गैंग्स को कैसे पकड़ती है? इसी के जरिए उनको वो आईपी एड्रेस ट्रेस करती है, उनको पता चलता है कि यहाँ से कुछ हो रहा है, फिर वो एक बार आपको एक एरिया मिल गया तो उस एरिया में वो छानबीन करके पता कर लेते हैं। ये उनकी स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है दुनिया भर में। ऐसे नहीं कि भारत में कुछ अलग है, दुनिया में सभी जगह यही है। अब क्या ये चीज बिल्कुल अब क्लियर हो गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इशारा किया कि एक कॉल सेंटर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सेंट्रलाइज्ड अदृश्य ताकत है जो कि इस काम को कर रही है, तो क्या ये चीज इंक्रीजिंगली क्लियर हो चुकी है कि ये एक सिंडिकेट या गिरोह, एक समूह है ऐसा जो कर रहा है इस काम को, और ऐसा लगता है फिलहाल कि ज्ञानेश कुमार उस समूह को या गिरोह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। एक एक तो चीज़ ये है कि जिस पद पे ज्ञानेश कुमार बैठे हैं वो एक ट्रस्टी है। हमारे देश के वोटर का डेटा, इलेक्शन का डेटा, इलेक्शन का सब कंडक्ट करना, इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से सब हो जाए ये देखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है और वो तनख्वाह लोगों के टैक्स से मिलती है। उनका उत्तरदायित्व लोगों के प्रति है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या किसी और चीज के प्रति नहीं है। उनका उत्तरदायित्व संविधान और देश के प्रति है, लोगों के प्रति है। देश लोगों से बनता है, देश और किसी से नहीं बनता। तो उनको अगर अगर वो जिम्मेदार है तो उन्होंने ये कहना चाहिए था कि थैंक यू राहुल गांधी, आपने कुछ हमको सबूत दिए हैं, हम इसके जड़ तक जाएंगे और हम जो कोई इन्वॉल्व है इसमें, जो कोई ये साजिश कर रहा है, ये देश के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हम उनको पकड़ेंगे और हम उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये एक जिम्मेदार उत्तर होता। अभी जो वो कर रहे हैं ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है, और गैर जिम्मेदार लोगों को ऐसे पद पे रहने का मेरे एक भारतीय इस नाते से, मेरा पॉलिटिकल जुड़ाव कहाँ है इसका सवाल नहीं है, एक भारतीय एक के नाते से मैं ये मानता हूं कि ये गैर जिम्मेदार लोगों को उस पद पे रहने का कुछ भी अधिकार नहीं है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्योंकि ये जो इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए किस तरीके से वोटर्स ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, फॉर्म 6 फॉर्म 7 का उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। लेकिन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे होता है उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने एक बड़े साइबर क्राइम की ओर इशारा किया है कि ये एक साइबर फ्रॉड भी है। लेकिन अब इसमें क्या होगा? आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरीके की होनी चाहिए, या किन सवालों का जवाब अब चुनाव आयोग को देना चाहिए? क्योंकि जब आपने कहा खुद ही कि ये ईसी के सर्वर पर सारे डिटेल्स मिलेंगे, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिमांड करना चाहिए कि ईसी का जो सर्वर है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि इसी ने खुद ही बोला है 10-15 मिनट के बाद ही राहुल गांधी के कॉन्फ्रेंस के, कि कोई आम आदमी कुछ डिलीट नहीं कर सकता। इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ डिलीशन हुआ वो इलेक्शन कमीशन के ऑथराइज्ड जो लोग हैं उन्होंने किया है। अभी वो इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किए हुए लोग खराब तरीके से काम कर रहे थे या नहीं, इसका हमें कुछ मालूम नहीं है। वो तो पुलिस ने जांच करनी चाहिए, और वो जांच हो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको ये डेटा देना चाहिए। अगर कोई अपराध कर रहा है तो ऐसे पद पे बैठने वाले अगर लोग जिम्मेदार हो तो वो पहले बोलेंगे कि हम पुलिस को बोलेंगे कि इसकी छानबीन करो, हमारा देश सबसे परे है, सबसे ऊपर है और कोई बीच में नहीं आता। लेकिन ये जो ऑथराइज्ड ये हो रहा है कि आम आदमी अगर करता तो इलेक्शन कमीशन शायद बोल भी देता कि हमें क्या पता, कोई भी कर सकता है डिलीट। लेकिन वो खुद ही बोले कि कोई भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी है उनका सर्वर एक्सेस करने की, जो उनके मैनुअल में सेक्शन 20/3/6 इसमें लिखा है कि फॉर्म 7 कोई भी ऑनलाइन सबमिट कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन डिलीशन ईआरओ करता है। ये उनके मैनुअल में लिखा हुआ है। अगर ये है तो फिर ये जिम्मेदारी और ये
उत्तरदायित्व इस प्रश्न का उत्तर देने का इलेक्शन कमीशन पे है, किसी और पे नहीं। कोई और इसका उत्तर दे भी नहीं सकता। कैसे कोई बताए कि किसने एक्सेस किया? क्योंकि ये जो सर्वर्स होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो ये सब यूजर तैयार करते हैं, तो उनके सिवा किसको मालूम है कि किसने यूज किया? दूसरी चीज ये है कि सिम का जो फ्रॉड है, अगर किसी का नंबर डुप्लीकेट हो जाए, हम लोग ये देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सिम नंबर कॉपी किया जाता है। जिसका नंबर कॉपी किया उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा नंबर कॉपी हुआ है, जब तक उसके बैंक के अकाउंट में से पैसा गायब ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ये फ्रॉड होते हैं, पुलिस जाके उन लोगों को पकड़ती है। तो वैसे ही उसी तरह से अगर ये फ्रॉड हुआ है, जो मुमकिन है, तो इसकी जांच कौन करेगा और जांच के आदेश कौन देगा? जांच के आदेश इलेक्शन कमीशन ने ही देनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो वोटर का डेटा है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए तो वो इलेक्शन कमीशन बना है, और इसीलिए तो उनको इतनी सैलरी मिलती है, इतनी अथॉरिटी मिलती है। जब अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, दुगुना जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप गैर जिम्मेदार वर्तन करने लगो, तो फिर क्या कहेंगे उसको? कुछ और डिटेल्स भी राहुल गांधी ने बताए, जैसे कि 2 वोटर्स के नाम डिलीट हो गए थे 38 सेकंड में। फिर उन्होंने कहा कि 12 वोट्स डिलीट हुए 14 मिनट में। फिर एक सीरियल नंबर का ज़िक्र किया कि बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक सीरियल नंबर 1 आता है और उसके बाद धड़ाधड़ वोट्स उस सीरियल नंबर के हिसाब से डिलीट हो जाते हैं। ये सब एक बड़ा मैकेनिकल सा प्रोसेस लग रहा है। इससे क्या इंडिकेट होता है अरविंद आपके हिसाब से? और वोट चोरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, किस चीज को की तरफ ये सारी चीजें लेकर जा रही हैं कि एक वोट चोरी एक बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, क्या आपको भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते ये लगता है कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से ये किया गया है? ये देखिए, मेरे पास तो एटलीस्ट सबूत तो है नहीं कि ये मैं कहूँ कि हाँ जी इसमें कुछ, लेकिन प्लानिंग तो लगती है। गैर प्लानिंग से ये नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है या 10 आदमी बैठ के करते हैं, दोनों पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है आराम से, और 10 आदमी बैठ के भी हो सकता है। और अपने जैसे देश में 10 आदमी ढूंढना कुछ बहुत कठिन काम है नहीं। तो ये ऐसा है कि 10 आदमी भी अगर बिठा हो तो आप जो कोई उनका सुपरवाइजर मैनेजर होगा उसको ये प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। ऐसा है कि ये राहुल गांधी ने, मैंने भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट था उसमें, तो उन्होंने भी दिखाया कि मैंने भी देखा कि वो 1 नंबर दिखा रहे हैं। अभी ऐसा है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये 1 नंबर इजीली आ सकता है, बहुत ज़्यादा इजीली। लेकिन ऐसा भी है कि वो 1 नंबर उनके सॉफ्टवेयर से ना आके, अगर मेरे पास 10 लिस्ट है, वोटर लिस्ट, मैं हर एक का पहला पन्ना फाड़ लूँ, तो हर एक में 1 नंबर तो आएगा। मेरे पास 10 आदमी बैठे हुए हैं, मैं हर एक को एक-एक नंबर, एक-एक पन्ना दे दूँ और बोलूँ कि ये 1 नंबर जो है ना, इसका जो डिटेल्स है, उसके हिसाब से तुम डिलीशन कर लो। तो ये मैन्युअली भी मेथोडिकल है, मैकेनिकल है, ये भी एकदम बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। लेकिन ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से आसान हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन मैन्युअली भी अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं। अब सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि इसमें इतने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि अब इसमें एक इलेक्टोरल फ्रॉड तो है ही है, जो डेमोक्रेटिक फ्रॉड, एक तरीके से डेमोक्रेसी के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। अब साथ में इतना बड़ा ये साइबर क्राइम भी जुड़ गया है। इसको कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो किस किस एंगल से करेगा? और क्या ये एक बहुत ही एक, क्या इस तरीके का ऑपरेशन किया गया है जो कि किसी की समझ के परे है? क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था सपने में कि वोट चोरी भी इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो सकती है। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ करते हैं, वो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, उसको दोनों बाजू से धार होती है। आप अच्छे के लिए भी कर सकते हो, आप बुरे के लिए भी कर सकते हो। अगर ये होने में, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए सर्वर हैक होने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। और सबसे सबसे महत्व की बात ये है कि ये, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये हमें ये मालूम नहीं था, या ऐसे हो रहा है, तो फिर वो उनका काम कर नहीं रहे।
उनको वहां बिठाया ही इसलिए है कि ऐसे काम ना हो। और ये ऐसा नहीं है काम कि दुनिया में पहली बार हो रहा है इस तरह के फ्रॉड। इसलिए मैं बोला कि बैंक में से जब लोगों का पैसा चुराया जाता है या आजकल डिजिटल अरेस्ट होती है लोगों को, ये सब फ्रॉड जब होते हैं तो इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको 10 गुना ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता नहीं है ना। और हर एक अच्छे सर्वर में ये सब चीज़ें हाईलाइट होती है जिसको हम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहते हैं। अगर किसी एक ठिकाने से नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है या जब जिस टाइम नहीं आता तब आने लगा तो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग इमीडिएटली हाईलाइट होती है जो वेब का जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा अगर उसको। अगर किसी क्रेडिट कार्ड में अगर इस तरीके की कोई फ्रॉड हुआ है तो नॉर्मली आप बैंक को रिपोर्ट करते हो, बैंक उसको खुद इन्वेस्टिगेट करता है और फिर आपको जवाब देता है। यहाँ पर चुनाव आयोग ये फ्रॉड कर रहा है और जब उसको बताया जा रहा है, उससे डिटेल्स पूछे जा रहे हैं तो वो उसको कवर अप कर रहा है। तो जब बैंक फेक डुप्लीकेट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड पे जब बैंक्स की जवाबदेही है, तो फिर चुनाव आयोग की जवाबदेही क्यों नहीं है सर? जवाबदेही तो है लेकिन माननी चाहिए ना। अगर बैंक को आप कंप्लेन करो और बैंक बोली कि आपका पैसा गया ही नहीं है, क्या करोगे आप? आपको अकाउंट में दिख रहा है कि मेरा पैसा गया है, बैंक बोल रही है गया ही नहीं है, क्या करोगे आप? एक तो आप जाओगे कोर्ट में, अगर कोर्ट भी अनदेखा करती है उसको, जो आजकल हो रहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अभी बिहार के एसआईआर के मामले में, मैं ये कॉमन सिटीजन के तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लीगल एंगल भी समझता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि बिहार की पूरी जनगणना हो गई है, वोटर लिस्ट फाइनल है, तो अभी 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप एसआईआर कर रहे हो? ये बोलने की, ये पूछने की जवाबदारी, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता नहीं है, जैसे इलेक्शन कमीशन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट भी करता नहीं। तो अगर भारतीय नागरिक कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ? मेरे ख्याल से हर भारतीय नागरिक को, जो सच्चा भारतीय है, जो मानता है कि ये देश मेरा है और लोकतंत्र ये मेरे देश का क्या बोलते हैं ढांचा है, इसको हम हिलने नहीं देंगे। हर एक उसका कुछ भी धर्म हो, जाति हो, उसका पॉलिटिकल पार्टी कौन सी भी हो, उसने ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे फ्रीडम की, हमारे स्वतंत्रता की रक्षा हमें ही करनी है। ये हमारे जो सब इंस्टीट्यूशंस है हमारे काम नहीं आएंगे, हमको ही उसकी, हमारे ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी है। और जो आदमी इमोरल, जो गैर कानूनी काम करता है, जिसमें कोई स्वाभिमान है नहीं, जो खुद का काम कर नहीं सकता ठीक तरह से, भले वो कोर्ट में हो, भले वो इलेक्शन कमीशन में हो, भले वो पॉलिटिक्स में हो, उसको हम वहाँ बैठने नहीं देंगे। ये हमने ठान लेनी चाहिए, तब जाके हमारी स्वतंत्रता कायम रहेगी, नहीं तो ये ऐसे चलते ही रहेगा। मेरा आखिरी सवाल बस चलते चलते आपको कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो विश्वसनीयता है, उन्होंने भी ये कहा कि ये 100% बुलेट प्रूफ है और मैं कोई भी चीज बिना ब्लैक एंड व्हाइट सबूत के नहीं कहता हूँ। टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे हैं, आप उसको कितना क्रेडिबल मानते हैं अपने नजरिए से? Absolutely credible. It is he used the right word. It is a bulletproof proof that he has. You can't impregnate it. It is just factual and it has to be countered. ये जो बुलेट प्रूफ उन्होंने प्रूफ दिया है ना, उसका उत्तर जो है वो प्रूफ के माध्यम से आना चाहिए, ना कि दावे के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, दावे करते रहता है, उनके पास कुछ प्रूफ है नहीं कि राहुल गांधी को बोले कि ये देखो हमारा ये प्रूफ है, तुम गलत बोल रहे हो। हम नागरिक के नाते उसका भी इतना ही स्वागत करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन प्रूफ लाता है और बोलता है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमारे पास ये उसके पुरावे हैं, तो हम वो भी मान लेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो पुरावे दिए हैं, उधर जो प्रूफ दिए हैं, वो टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।